दिया है, बट सर उसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं कि कितना वैल्यू है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे सर? सॉरी। एसयूएस सैंपल मैन्युफैक्चर दिया है, ओके ओके। बट उसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं कितना कंपोजिशन है। या एक्चुअली सर वही एक इम्पोर्टेंट चीज है। जी सर। एसयूएस सैंपल और सीआरएम सैंपल में वही एक डिफरेंस रहता है। जी सर। एक तो दोनों भी सैंपल्स होमोजेनियस रहती है, लेकिन जी। एक का रिजल्ट होता है और एक का रिजल्ट नहीं होता है। सीआरएम सैंपल का रिजल्ट है, बट सीआरएम सैंपल का रिजल्ट वर्ल्ड वाइड 10 जगह पे चेक होके आता है। जी सर। एसयूएस जो भी मैन्युफैक्चरर बनाता है वो खुद जी। चेक करके आपको एसयूएस का रीडिंग बता सकता है। तो अगर फिर वो मेरे लिए टाइम सर, पे मेरे लिए सर का मोर इजीली और कन्वीनियंट तो सीआरएम सैंपल होगा, एसयूएस का कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। हाँ, आपको तो एक तो एक चीज ये है कि वो होमोजेनियस है, इसलिए आप उसको 3-4 लेबोरेटरी में अगर भेज के चेक करोगे जी। तो तो आपका एक डॉक्यूमेंट भी बन सकता है उस एसयूएस सैंपल के लिए। तो आप मेरे को सीआर आइडेंटिफाई हो जाएगा वो। हाँ, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कस्टमर को हाँ। कि यही हाँ। मेरा ये रिजल्ट, ये एसयूएस का रिजल्ट परफेक्ट है, ऐसा जी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सर। जी बेटर सर। वे, आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग जो भी बन रहा है, अगर हीट जी। का कॉस्ट या जो भी आप बना रहे हो उसका कॉस्टिंग जी। का अगर ध्यान में रखेंगे तो बेटर वे, जी। वी रिकमेंड दैट यूज सीआरएम सैंपल सीआरएम फॉर ड्रिप सैंपल। करेक्शन। यस। यस सर। इस डिपेंड्स ओके। कि आपका जो भी कस्टमर है आगे वो एक्सेप्ट जी। करता है कि नहीं एसयूएस सैंपल को। नहीं एक्सेप्ट नहीं करता है सर, सीआरएम सैंपल ही मांगता है सर। हाँ, बहुत से ओईएम कस्टमर्स है जो है मैन्युफैक्चरर है, जी। वो अपना स्पेक्ट्रोमीटर को सीआरएम सैंपल से ही क्रॉस चेक करने का ये रखते हैं। जी सर। ओके। सर लास्ट क्वेश्चन में एक है सर। सर हम अपने आर्गन कंजप्शन को हम बर्न चेक करते हैं तो हम 400 से लेकर 600 तक जाता है, ओके। बट हम 800 अचीव नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन हो सकता है सर इसका? सर एक तो आपका जो भी स्पेक्ट्रोमीटर है वो कितना पुराना है, कितना ईयर्स से यूज कर रहे हैं आप? लगभग सर 8 साल हो गया। 8 साल। तो जी सर। सर 8 साल में जो भी आपका जो भी ऑर्गन का फिटिंग है, जी। मैंने बहुत सारा जगह पर मैंने नोटिस किया है कि सिलेंडर बार बार रिप्लेस करते समय एक जी। स्लाइडली लीकेज पैदा होता है वो ओके। जॉइनिंग पे। या जी हाँ, 8 साल से रेगुलेटर के एक ही पास। हाँ, या 8 साल से एक ही रेगुलेटर अगर यूज कर रहे हो आप तो नहीं सर बहुत नहीं, सारा। चेंज हुआ है सर। ओके, तो हम रेकमेंड करते हैं स्टेनलेस स्टील जी। का रेगुलेटर, नहीं तो कॉपर का रेगुलेटर। ओके सर। कोई ओके, कंपनी का उसमें नाम, कोई मेक सर, कोई मेक? हिसाब हिसाब और हिसाब। मेसर। हाँ हिसाब। हिसाब तो यूज करते हैं, हिसाब यूज करते हैं सर। हाँ, हिसाब का स्टेनलेस स्टील का नियर अबाउट 18,000 को मिलता है। तो ओके सर। उससे उसमें क्या है, कोरोजन पकड़ता नहीं है। आप ओके सर। बहुत सारा प्रैक्टिस यह रहता है कि सिलेंडर लगाने के बाद बहुत से यूजर रेगुलेटर चेक करते हैं सोप का पानी से। हाँ हाँ जी, झाग, सोप, हाँ। जितना आप सोप का पानी उधर डालोगे तो जी। उतना करोजन डेवलप हो सकता है। डेवलप हो अगर सकता आपका है, बिल्कुल लो सर। वाला स्टील का ये रहेगा तो, रेगुलेटर रहेगा तो। रेगुलेटर रहेगा तो। जी हाँ। सो जी। वी आर रिकमेंडेड स्टेनलेस स्टील रेगुलेटर और हम्म, कॉपर रेगुलेटर। ओके ओके। सर। तो ओके सर। यही है कि पहला लीकेज आप चेक कीजिए कि आपका सिस्टम में किधर लीकेज तो नहीं है। और जी। दूसरा, आपका आउटपुट प्रेशर आपने कितना छोड़ा है मशीन की तरफ। ओके। मैं अपना सिस्टम में रेकमेंड करता हूँ कि मैक्सिमम 4 बार आउटपुट प्रेशर होना चाहिए। जो मिनिमम। कि मिनिमम एक्चुअली बहुत सारा स्पेक्ट्रोमीटर में अभी जैसे ही 2 के नीचे प्रेशर आता है तो सिस्टम अपने आप दिखाता है कि ऑर्गन हैज बीन लो। लो। तो वहां पे सेंसर लगाया रहता है कि जैसे ही हम्म। आपका प्रेशर कम होता जाता है जी। जी। तो वो सिस्टम ही आपको बजर देता है कि आपका सिलेंडर का प्रेशर कम है। तो ऑब्वियसली 2 के नीचे तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। 2 से लेके 4 तक। अगर आपने हम्म, आउटपुट प्रेशर बढ़ाया है
जो कि जी, लो वाला स्टील और स्टेनलेस स्टील का अगर केमिस्ट्री देखेंगे, जी, उसमें कार्बन ज्यादा नहीं रहता है, तो जी, उसको आर्गन ज्यादा का रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप ओके, ज्यादा आर्गन मशीन की तरफ छोड़ोगे, तो इसका मतलब जी, ऐसा नहीं है कि आपका रीडिंग अच्छा आएगा या हेल्प होगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। वेस्ट भी हो सकता है। जो भी आप जी, ऑर्गन छोड़ते हो वो वेस्ट भी हो जी, सकता है। ओके सर। और लास्ट वन, अगर 8 साल में कोई इंजीनियर ने आपका मशीन में कुछ ऑर्गन का सेटिंग को छेड़ा रहेगा। क्वार्टरली कैलिब्रेशन के लिए आता है मैन्युफैक्चरर सर, एएमसी है। हाँ, बहुत सारा तो मैं, इंजीनियर का प्रैक्टिस रहता है कि अभी सिलेंडर जी, आपने मॉइस्चर कंटेंट वाला लगाया है, जी, बर्न हाँ, स्पॉट बिल्कुल यही बोलता है सर। हाँ, मिल्की बर्न स्पॉट आ रहा है, तो जी, वो टाइम पे दूसरा सिलेंडर अवेलेबल करने तक वो इंजीनियर क्या करता है, यही हाँ, ऑर्गन को थोड़ा बढ़ा के ओके, आपका बर्न स्पॉट लाता है, माने वो ऑर्गन का सेटिंग को छेड़ता है इंजीनियर, जी क्योंकि सर, उसको वही सिलेंडर चलाना है, उसका हाँ, खुद का टाइम बचाने के लिए। ओके सर। इसलिए अभी कुलकर्णी सर ने जैसे बताया कि हमेशा आपके फैक्ट्री में 2 या 4 सिलेंडर हमेशा अवेलेबल हाँ, होने चाहिए। वो अगर स्टैंड बाय एक में को रखते हैं प्रॉब्लम सभी है, चीज़ें। जी, हाँ, लेकिन आपको वो 4 सिलेंडर अलग अलग लॉट के चाहिए। माने एक ओके सर, लॉट है, उसमें पूरा लॉट रिजेक्टेड है, सपोज 500 ओके, सिलेंडर का एक लॉट है, और वो हम्म, पूरा रिजेक्टेड लॉट है, और उसमें से ही आपने 4 सिलेंडर रखे हैं, तो यूजलेस है ऑब्वियसली वो चारों सर। के चारों रिजेक्ट क्वालिटी के है। जी और सर, इंजीनियर आपका सर्विस को आ गया, तो उसको वो 4 जी, में से एक को चलाना पड़ेगा, तो वो सेटिंग को छेड़ के आपका हम्म, मशीन अप करके जाता है, जिसका जी, इफेक्ट होता है कि आप जब अच्छा सिलेंडर लगाओगे, तब भी जी, आपका नंबर ऑफ सैंपल्स पर सिलेंडर कम जी, हो जाता है। जी, मे बी दिस वन ऑफ द रीजन। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन, लास्ट लास्ट वन सर। हम्म, सर अगर मतलब हम से होल्डे का हीट हो गया कंप्लीट और हम बंद करना चाहेंगे, शट डाउन करना चाहेंगे, तो आर्गन सिलेंडर को हम बंद करने से क्या मतलब बेनिफिट होगा हमको, या फिर लॉस है? आर्गन सिलेंडर को जी, रेगुलेटर को बंद करने से क्या बेनिफिट है, लॉस? एक्चुअली सर मेरी जानकारी है कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरर अपना जो भी स्पेक्ट्रोमीटर है, जी, उसमें स्पार्सटेन मॉइस्चर कंटेंट ना हो, जी, स्पार्सटेन के अंदर मॉइस्चर ना आए, जी, इसलिए एक कंटिन्यू फ्लो चालू रखते हैं अपना सिस्टम में, ओके, ट्वेंटी जो फोर आवर्स कि हाँ 24 आवर्स, जो कि जी, आपका जो स्पार्क स्टैंड है उसको हमेशा मेंटेन रहेगा। मेंटेन रखता है। तो ओके, अगर आपने सिलेंडर बंद किया, तो जी, आपका रेनी सीजन में एक चांसेस है कि आपका स्पार्क स्टैंड मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, और आपको हम्म, जब नेक्स्ट डे आप चालू करोगे सिलेंडर, तो जी, आपको पहले 10-15 स्पार्क डमी लेना पड़ेगा, जी, हाँ, रिमूव दिस मॉइस्चर इन द स्पार्क हम्म, स्टैंड। जी, तो माय रिकमेंडेशन, अगर आपका 3 शिफ्ट में चल रहा है, जी, तो कीप इट ऑन ऑलवेज सिलेंडर। और और वन शिफ्ट है सर तो, सॉरी, केवल सिंगल शिफ्ट है तो? सिंगल शिफ्ट है तो अगर आप स्टेनलेस स्टील वगैरह मैन्युफैक्चरर हो, जिसमें कि जी हाँ सर, कार्बन का बहुत माने 0.020 से लेके 0.025 इतना ही हाँ, डेविएशन में आपको काम करना है जी, वहां पे, तो जी, वो डेविएशन कब मेंटेन होगा, जब सब कुछ सिस्टम प्रॉपर होगी। प्रॉपर होगा तब। हाँ, तो ऐसे हाईली कॉस्ट वाले अगर हीट लेनी है या इसके लिए, तो आपको सिलेंडर मेंटेन रखो, यही मैं सजेस्ट करूंगा। डेफिनेटली हाँ सर, आपका अगर लीकेज या जब आपके 800 से 1000 स्पार्क होंगे ना पर सिलेंडर, जी सर, जी, तो आपको डर भी नहीं लगेगा सिलेंडर में चालू रखने को। जी, अभी ही डर लग रहा है सर, इसलिए हम तब हीट कम कंप्लीट होने के बाद बंद कर देते हैं रेगुलेटर को। हाँ, वो क्योंकि आपका सिस्टम ज्यादा आर्गन कंज्यूम कर रहा है, इसलिए आपके मन में वो डर है। डर अगर है, सब बिल्कुल सर। हाँ, अगर आप एक बार इंजीनियर को दिखा के सब सिस्टम ओके जी, करवाओगे और वो डर जी, निकलेगा, तो जी, आप ऑब्वियसली सिलेंडर, एक सिलेंडर में 800 1000 अगर मिल रहा है आपको, तो जी, आपको जी, चालू रखने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ओके सर, आपका लो कार्बन के लिए रीडिंग का
स्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी अच्छा आएगा. जी सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Yes. Hello. Your hand is raised, but you are not asking the question. Second time I have made you unmuted. Yes, Rajendra. Good evening, sir. Yes, good evening. Very good evening, Nice sir. presentation, sir, is done our Kulkarni, sir. We are very grateful. Thank to him. 1 month to go, he had conducted various types of seminars, webinars. Yeah, this is 30th webinar in 40 days. Yeah, sir. 45 days, you can say. Yeah, sir. I have question, sir. Last Kim's mentioned in last webinar, nitrogen cause microsyncage effect. My question is, does broker machine have a nitrogen test facility? Yeah, sir. Actually, we have 4 equipment in the market, like Q2, Q4, Q6 and Q8. Yes. Okay. Yes. Q2 हमारा छोटा मशीन है, which can measure 21 element, Yes, sir. but उसमें नाइट्रोजन पॉसिबल नहीं है Q2 मॉडल में. But we have Q4, Q6 and Q8. These 3 machine we have facility to measure nitrogen. Yes, sir. Okay. From 20 ppm, means 0.0020 से लेके 0.9. 0.02 से लेके 0.9 तक. Okay. Yeah. Because in market अगर आप नाइट्रोजन के CRM सैंपल्स लेने जाओगे तो आपको मार्केट में यही दिखेगा कि यही रेंज के CRM सैंपल्स मार्केट में अवेलेबल है. Okay, sir. So we can easily measure nitrogen from 20 ppm onward. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank Okay, you. thank you. Yes, Mr. Manjunath. Yeah, good evening. Good evening, sir. Very good evening. Sir, I'm Manjunath from Kirloskar Ferrous. Yeah. My question is regarding this taking sample from the furnace. Okay. Presentation number, slide number 10, point number 6. Okay. Go ahead with. Coin taking the sample of the from the die. After taking the sample from the die, Yeah. you told that to dip it in the sand. Yeah, correct. Yeah, Correct. sand. We should keep it in the sand for some time, or it should be taken immediately. It is just like I think we check our wedge for cast iron. When we are making wedge or chill. Similarly, we just have to whatever red sample we are taking, we just have to make it black and then we put in the water. If you put that red sample in the water, it may get cracked into a number of pieces. Actually, what we are doing is we will take out this sample from the die. Yeah. And cool it for either 1 or 2 minutes Not with air dry. Just rub it into the sand. You will immediately get that blackish. It will not require 2 minutes. Okay. Few seconds. Okay. Actually, for that okay. period, the furnace is on hold position. So every furnace charger required immediate result. So that's why we create this procedure to rub the sample in the sand. It is in a normal sand or any? In normal sand. Normal sand, just like we do the chill sampling for grey cast iron, weight sampling. Similar. Okay. And okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. The presentation was excellent. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Mr. Ashish. Yes, sir. I am Yes, go ahead, Ashish sir. Jinnal here. Yeah, go ahead, sir. We are doing bronze castings. Okay. So right now what we are doing that when we have a sample, we dip in the water to cool it. Is it correct or not?
For copper base. Copper base. Yeah, it is Sir, silicon bronzes, aluminum bronzes, like this. okay. Actually, for copper, the sample die also different. You are doing, sir, gunmetal or We also doing gunmetal, and the basically is the silicon bronzes, aluminum bronzes, gunmetal also there, brass is also there. So what okay? is as it get a handsome time, because it is non-magnetic, so we can't use a holder Yeah, to obviously. get it stuck. So we have Hmm. to cool it down, and also I also need a thickness of around 20 height. So Yeah. one operator can hold it on the grinder. Okay. Okay. So Hmm. uh, if it is going to air cool or by sand, it will take a handsome time, and we have small furnaces, so a small lot, so we need results so quickly. We have two Okay. spectrometers. So is it correct or not that what we are doing right now? एक्चुअली सर आपने अगर आपका सैंपल देखा है तो अगर जैसे ये हॉट सैंपल आप इमीडिएटली वाटर में डालोगे तो उसमें जो होल्स है, पिन होल्स या ब्लो होल्स है, वो पानी को खींचेगा। हाँ। ओके। और आप जब वो सैंपल को ग्राइंड करने जाओगे तो ऊपर का सरफेस में चांसेस है कि थोड़ा मॉइस्चर सरफेस को क्रिएट होने का चांसेस है। हाँ, तो है बिल्कुल। आप या तो जैसे कि संदीप सर ने स्लाइड में बताया कि आप चलो आपका सैंपल का साइज बड़ा है तो आपको क्रैक होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है आपका कॉपर सैंपल में, तो आप हाँ इमीडिएट पानी में भिगो दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ पानी में हाँ भिगाने के बाद अगर आप ग्राइंडिंग करते हो तो वो टाइम पे जो पिन होल ब्लो होल में जो पानी चला गया है वो बाहर आएगा जैसे ही हीट होगा सैंपल ग्राइंडिंग करते समय। तो हाँ। उसके बाद आप क्लॉथ को लेके उसको थोड़ा क्लीन कीजिए सैंपल को, और फिर से हल्का सा ग्राइंड करके स्पेक्ट्रोमेशन के पास लेके जाइए। मैंने ये ओके हमेशा श्योर कीजिए कि उसका सरफेस में कोई भी मॉइस्चर क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, मतलब एक पानी में डाला, उसको एक बारी ग्राइंड किया, फिर उसको थोड़ा कपड़े से रब करके दोबारा ग्राइंड किया, करेक्ट? हाँ, थोड़ा सा ग्राइंड करना है बाद में, क्योंकि ओके ओके जो भी कपड़ा यूज किया है वो हमेशा पानी में भीगा है, वो थोड़ा खुद भी मॉइस्चर कंटेंट कपड़ा हो जाता है, तो फिर से ओके मॉइस्चर हटाने के लिए थोड़ा सा ग्राइंड करके आपको स्पेक्ट्रोमीटर के पास लेना है। ठीक है सर, इसका और कोई और बेटर ऑप्शन है हमारे लिए? जैसे वो थोड़ा सैंपल अ, का वेट ज्यादा है, तो कोई और बेटर ऑप्शन आप गाइड करेंगे प्लीज? इसको है ना सर वो जो सैंपल आप जो कलेक्ट करते हो, अभी यहाँ पे हमने कॉपर का जो भी डाई दिखाया, अ, हम्म। तो आपका कॉपर एप्लीकेशन के लिए एक ग्राफाइट का डाई रहता है, ओके जिसमें अभी आप गन मेटल अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिंक लीड टीन 4-4-4 4% जिंक, चार हाँ 4 to 6, ठीक है। हाँ, तो आप हाँ 5-5-5 मेंटेन करते हो, और उसमें अगर आप देखेंगे तो लेड का आपको रिपीटेबल पीबी जो लेड है उसका हाँ आपको सैंपल में होमोजेनियस का तकलीफ होता है, जैसे हाँ, दिक्कत आता है। कास्ट आयरन, हाँ कास्ट आयरन वो एजैन वालों सेग्रीगेट के लिए करता है ना? कार्बन का रिपीटेबिलिटी रहता है। हाँ, सेग्रीगेट और करता है ना लेड? हाँ। हाँ, लेड का डेंसिटी आप अगर देखेंगे तो थोड़ा हाई है, और वो सैंपल में होमोजेनियसली डेवलप नहीं होता है, हाँ। तो वो लेड एलिमेंट आपको रिपीटेबिलिटी अच्छा मिलने के लिए आपको सैंपल ग्राफाइट एक ग्राफाइट का ये आता है, सैंपल का डाई आता है, ओके। ग्राफाइट, हाँ, कार्बाइड या कार्बाइड, ग्रेफाइट या कार्बाइड कह रहे हैं सर? कार्बाइड का रहता है सर, वो ब्लैक कलर का कार्बन का ही बनाया रहता है। अच्छा, तो ग्रेफाइट हुआ ना, ग्रेफाइट? हाँ, ओके, हाँ ठीक है। मैंने एक्चुअली मेरा नंबर यहाँ पे शेयर किया है चैट में, तो ओके। अगर आप मेरे को व्हाट्सएप से हेलो लिखेंगे तो मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट रहेगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, अभी क्या स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं, तो इसका जैसे सभी काफी हमारे दोस्त भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे
कि इसका कोई पीपीटी या ऐसा कोई रिकॉर्डिंग अगर आप शेयर आप अभी ग्रुप में है, व्हाट्सएप डायनामिक ग्रुप में है? ये अभी कास्टिंग डिफेक्ट एनालिसिस ग्रुप में हूँ सर मैं। उसमें तो नहीं। आपका नंबर, मेरा नंबर लीजिए, मुझे जस्ट एक बार जस्ट एक कीजिए 8554। एक सेकंड सर, मैं जरा पेन लेके नोट करता हूँ ना। यस सर प्लीज बोलिए ना। 85 85 54 54 99 99 8234। 8234। यस, संदीप कुलकर्णी। संदीप सर। हाँ, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, मुझे जस्ट हाई करके जस्ट रिमाइंडर देना, ठीक। और वो किस ग्रुप का आपने नाम लिया था, उसमें भी अगर ऐड कर लें तो बड़ी डायनामिक फाउंड्री ग्रुप, मैं आपको उसका भी लिंक भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ उसमें भी सर प्लीज इनवाइट कर लीजिएगा। यस श्योर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Yes, I think this is the last one question. Okay, Rohit. Sir. Yeah, good evening. Sir, my heartily congratulations to Sandeep sir for providing excellent webinar series in the last 1.5 months. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Today webinar also excellent, sir. Some of the few questions is my hand, sir. Yes, go ahead, sir. No issue. Sir, we use tellurium up for checking percentage carbon in a melting area, and also we use copper dye for checking percentage of carbon in spectro, sir. Any difference is there, sir? Sir, which alloy you are manufacturing? Sir, for GreyN and AGN, sir. Okay, then CE meter and spectral reading may be for carbon maximum 0.15. Okay, sir. Because spectrometer measuring chill sample combined form carbon only. Okay. And CE meter measure combined plus free form. It's a वो जब मेजर करता है सॉलिडिफिकेशन से, जब मेल्टिंग से जब सॉलिडिफाई हो जाता है सैंपल, तो उसी टाइम could का you share with English, sir? But I don't know Hindi, sir. That's why. कुलकर्णी सर। हेलो। या यू प्लीज। हेलो। Hello, sir. हाँ बोलिए रोहित। Sir, in spectrometer, we measure carbon Okay. combined form only, because the sample is solid sample. Okay, sir. So in the solid sample we get carbon combined form. Okay, But okay, in sir. CE meter, Okay. both carbon value came under measurement, free and combined. Okay, sir. Okay. Yeah. Maximum deviation between spectrometer reading and CE meter is near about maximum 0.15 for carbon. Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay, it's a chance that up to 1.15 there may be deviation. Okay, okay. Is it because the spectrometer is not considering the free carbon, correct? Yeah. Yes, yes, sir. And there are two technology. Actually, Okay. spectrometer technology is optical emission. So, and the CE meter technology is also different. Yes, yes, So, sir. Yes, sir. this is a error between the technology. It is a thermal analysis, and our is a comparison of light Intensity. Intensity, yeah. Oh, okay, okay, sir. But we are pouring for cast iron. So some of the foundry we using for CE meter only. Okay. But it is affecting in quality, sir. Quality of the castings. The 0.15 variation is there, sir. That's why. It affects depends upon the any grade. casting quality, sir. Actually, to be which fair grade? enough, to be fair enough, carbon, whatever carbon you are measuring,
the accuracy of carbon in C meter is far better than spectrometer. That is for sure. Okay. What is the difference in C meter and spectrometer? Spectrometer, you can get lot of other inputs also. For example, sulfur, phosphorus, copper, manganese. In C meter, you can get only carbon and silicon and C value. Yes, sir. This is a major difference. I think if you want to concentrate only on these two elements, carbon, silicon, and C value, then you can go for C meter. But if you want to control your alloy element in a narrow range, then Okay. you have no choice than going for the spectrometer. Okay. So Many particularly, people are doing the same thing, that they are controlling alloy element on spectrometer and they are Okay. controlling carbon on C meter. okay. This is also happening in many of the foundries. Okay. Am I correct, Rohit? Yeah. It's Okay. correct, sir. So another one question, sir. How element measured in instrument, sir, for optical emission of some briefly you could How? explain, sir? How Sorry? element measured in instrument, spectro instrument? Mane, Already you told optical emission like that, na? okay. Actually, in Simple. spectrometer, Okay. simple is that spectrometer, firstly, with the help of electrode or with the help of sparse stand, the spectrometer combus 50 micron surface of the sample, Okay, sir. which is obviously good finished surface, free from Okay. pinhole, blowhole, and all these things, and Yes, sir. it is Yes, a sir. homogeneous. Okay, sir. Spectrometer sparse stand combus 50 micron surface. From 50 micron surface, it captures the light. Okay, sir. From this light travel towards the optic system, where Okay. all detectors are mounted. Okay, sir. In between sparse stand and optics, there is a lens to concentrate the light. Okay, sir. The lens concentrate the light and travel single beam light into the optics. Okay. Okay, In the sir. optic system, there is one prism, one detector. We call it as a grating. Okay. Okay. It is just like prism only. Whenever on prism one light goes, the whole spectrum will develop. Yes, sir. Okay. In optics also, the spectrum generated, and every element has a property of reflection. So carbon reflected 193 nanometer angle. Okay, sir. Okay. Phosphorus reflected 178 nanometer, sulfur reflected 180 nanometer, nitrogen 149 nanometer. Means every element has a property, and it is a characteristics of wavelength. It's nanometer. Okay. Okay, In the sir. optics, there is detector which measures the light. Suppose I mounted one detector for measuring the carbon light. Okay. Okay, in the optics, and machine captures the light for carbon. Okay. Now the part came of software. In our software, Okay. we already configured that suppose you got 50,000 count of light, then Okay. show 3.5% carbon. Okay. There Okay. is a graph in the spectrometer software, Okay. which is intensity versus percentage, means ratio versus percentage is already calibrated the graph with the by the manufacturer. Okay, sir. So after getting light, uh, we just compare this light to already with the data which we already have, Okay, and okay. system displayed it into percentage. It's a simple working principle of working of every spectrometer, whether it is CCD based or PMT based. Okay, sir. Sir, we are doing the drift correction for any the sample correction only we will do. Any other that for example, the optics, reflector, the prism is if any maintenance is required for a 1 year or 2 year like that. If any change na, that our chemical composition also will change na.
Hmm. It is any maintenance is required? Sorry, I unable to understand, sir. Please, can you repeat? Sir, for example, already you told like that optics, Hmm. reflector, the Hmm. prism like that, na. Hmm. The type of equipment is in our spectrometer. Okay. Okay. Actually, The type of instruments, any maintenance is required like that. yes, sir. Actually, CCD now in market there is two type of spectrometer available. Okay. One is PMT, photo multiplier tube Yes, sir. detector system spectrometer, and another is CCD, charge couple device detector and spectrometer. Okay. Okay. Whenever suppose you are going to measure 20 element, okay, Okay. for PMT technology, 20 detector will be inside the optics, Yes. definitely, Okay. because Okay. for PMT, one detector for one element. Okay. 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 Okay, Okay. so inside the optics, definitely there will be 20 detectors, PMT detectors inside the optics. But in Okay. CCD, if you want to measure 20 element, then Okay. in CCD technology, we can measure this 20 element with the help of two detector or four detector. It depends Okay. upon the focal length of the optics. Okay. Okay. So Okay. it's Okay. mean that in CCD technology, we can measure 4 to 5 element per detector. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. So it's a cost effective manufacturing. Okay. Okay. So definitely the PMC system must be the very stability wise good, Okay. 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 because the number of detector inside the optics is Is yeah. yes. Yes. But nowadays in CCD detector there is lots of upgradation happen. So Okay. Okay. all manufacturers are going to uh, make up this all CCD issue. So now CCD machine also quite stable as the PMT system. Okay. 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 Okay, sir. Sir, good sir. Another one question, sir. We why we use for copper material for making dyes, sir? Uh, Any background is there? for cast iron edge iron Hmm. manufacturing, we recommended copper for Okay. getting chill sample Okay. uh, or homogeneous sample for carbon, for phosphorus, sulfur. But Okay. if you are doing stainless steel or low alloy steel, the Okay. sample dye is of different material. Okay. 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 But it affects that composition. Yeah. It's copper is useful for fast chilling. If the sample get fast chill, Okay. obviously Okay. it will get homogeneously. Okay. Okay. It will Okay. get this sample homogeneously with the help of fast chilling. That's why we are using copper dye for Okay. CIG manufacturing. Okay. Okay. Sir, another one question, sir. If we allowing slow cooling, what happened in results, sir? Results. The structure of this, see, sir. First thing is that in spectrometer we can measure only 50 micron surface of the sample. Micron. Okay, sir. Okay, we are not going to measure whole the sample. We are Okay. measuring only 50 micron sample. In this 50 micron, if Okay. all our elements are present in 50 micron, then only you get the result of all element. Okay. So it is very much important to get this homogeneous Okay. Okay. of Okay. the element in the 50 micron. Then Oh. only you Hmm. can get good repeatability of the reading. Okay. Okay.
Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. Thank you. you. Thank you. Thank you. Good presentation. Thank you. Thank you. Yes, Mr. Bhaskar. Hello, sir. Yeah. Go ahead. First off, very excellent presentation. Thank you, sir. Thank you. माझा क्वेश्चन असा आहे की स्पेशली एजंटसाठी की आपण कॉइन घेतो आणि त्यानंतर रिझल्ट घेतला तर तो रिझल्ट अदर स्पेशली कार्बन अँड सिलिकॉन तर तो अदर स्पेक्ट्रोमीटर वरती मारला तर त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन येऊ शकतं का आणि आलं तर ते किती यायला पाहिजे मॅक्झिमम. Yes. That is also good. हॅलो हॅलो सर. गुड क्वेश्चन. हम भी ये मार्केट में देखते हैं. इससे हेलो सर, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, हाँ yes. ओके Go ahead. ओके सर. दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर. प्रैक्टिकली हम भी बहुत जगह पे ये देखते हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर मारा और रीडिंग कार्बन सिलिकॉन का एक आया और दूसरा जगह पे स्पेक्ट्रो मारा तो वहां पे कार्बन सिलिकॉन का रीडिंग दूसरा आया. ओ या ओके. तो उसके लिए हमने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड में लिखा है कि आपको जो भी एलिमेंट मेजर करना है उसका आसपास का आपको सीआरएम रखना है. सपोज इन योर कंपनी आप 3.5 से लेके 3.8 तक कार्बन का रेंज है आपका. तो ऑब्वियसली आपके पास 3.65 या 3.5 का या 3.6 का कार्बन रहने वाला सीआरएम सैंपल चाहिए. ओके. जो उससे वो आप ड्रिफ्ट को करेक्ट करेंगे और आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. नहीं ये हुआ लेकिन सपोज अभी अदर इसमें मारा अदर स्पेक्ट्रम में मारा तो उसमें डिफरेंस कितना आएगा रिजल्ट का? मे बी सर 0.2 और 0.15 प्लस माइनस 0.15. हाँ. क्योंकि उसने अगर मशीन को कैलिब्रेट करते समय सपोज वो लो वाला स्टील बनाता है और उसके पास मैक्सिमम 0.5 वाला ही कार्बन का सैंपल है और वो 0.5 को लेके मशीन को कैलिब्रेट कर रहा है. तो 0.5 को लेके कैलिब्रेट करेगा तो आगे उसका जो कैलिब्रेशन ग्राफ है वो लीनियर नहीं जाएगा, वो थोड़ा लिनियरिटी छोड़ेगा. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपने अपनी जगह प्रॉपर सीआरएम यूज किया है, आपका रिजल्ट प्रॉपर है, लेकिन उसने ड्रिफ्ट करेक्ट करने के लिए 0.5 वाला कार्बन यूज किया है सैंपल. तो दोनों रीडिंग में डेविएशन आ सकता है. अगर आप वही सीआरएम उठा के वहां पे लेके जाएंगे और उसको बोलेंगे कि यही सीआरएम से पहले आप ड्रिफ्ट को निकालो मशीन का और बाद में मेरा ये प्रोडक्शन सैंपल चेक करो, तो काश दोनों में डेविएशन बहुत कम रह सकता है. और one more deviation will be there, will be the room temperature and the spark and the organ gas purity. All these three things are there which will also affect the results, because in your company it will be different, in their company it will be different. So you have to take consideration of those three things also. Yeah, definitely. क्योंकि आपके यहाँ कैसे बर्न स्पॉट आता है, स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ लाइट ही मेजर करता है, लाइट को कंपेयर करके परसेंटेज दिखाता है. Because you have same coin, that means your coin is homogeneous, your die is same, everything is same. Now remaining thing is your organ, your spark and the room spectral room condition. These three things will definitely have some impact on your reading. Okay. Another one question, sir. Yeah. After a treatment, both samples are showing erratic reading. So what is the reason? Treatment, MG treatment. Hello? After MG treatment. Yeah. इरेटिक रिजल्ट मशीन में जब आते हैं जब आपका बर्न स्पॉट का क्वालिटी मिल्की रहेगा. आपका अगर बर्न स्पॉट का क्वालिटी मिल्की है तो आपको ऑब्वियसली मशीन इरेटिक रिजल्ट देगा, क्योंकि मिल्की में इंटेंसिटी ज्यादा पैदा होती है जो ग्राफ में वो कंपेयर कर नहीं पाता है, तो आपको इरेटिक रिजल्ट देता है. तो आपको पहले वो देखना है कि मिल्की बर्न स्पॉट क्यों आया है, वेदर द सैंपल इज नॉट चिल्ड. Especially carbon or silicon. Other element is showing accuracy. Only carbon and silicon. Homogeneity of the sample may be one of the reason.
सर मैंने जैसे पहले कहा था 200 नैनोमीटर के अंदर के जो भी वेवलेंथ है हाँ या के एलिमेंट है वो स्पेक्ट्रोमीटर को मेजर करने के लिए चैलेंज होता है। ओके तो अगर आपका होमोजेनियस या चिल सैंपल नहीं रहेगा या बर्न स्पॉट क्वालिटी नहीं प्रॉपर रहेगी तो वो अंदर लाइट प्रॉपर नहीं जाएंगी और उसका पहला इफेक्ट होगा 200 नैनोमीटर के अंदर के जो भी वेवलेंथ है उस एलिमेंट को। तो आपका ओके कार्बन सिलिकॉन वो उसी इसमें आता है कार्बन 193 नैनोमीटर। ओके तो वही इफेक्ट करेंगे। आप अगर प्रॉपरली देखेंगे तो डेफिनेटली सल्फर को भी आपका इफेक्ट होता रहेगा। जब आप रीडिंग देखेंगे तो हाँ सल्फर भी आपका पहला स्पार्क में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना सल्फर नहीं दिखाएगा मशीन। जब आप दूसरा तीसरा स्पार्क लोगे माने उसी जगह पे और प्रॉपर आप वो सैंपल को जलाओगे माने कॉन्सेंट्रेट करके जलाओगे और प्रॉपर अंदर लाइट जाएगी तो ही आपका सल्फर का रीडिंग प्रॉपर आएगा। इट्स मीन दैट इरेटिक रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल का बर्न स्पॉट ही इम्पोर्टेंट है। वो अच्छा बर्न होना चाहिए। ओके ओके थैंक यू सर Thank you. Thank you. थैंक Yes, Mr. Shubham. Hello, Yeah. Go ahead, sir. Shubhamani here, sir. Yes. Go ahead. For SJN, normally we are taking final and bath sample. Okay. Then when we are taking a final sample and we are comparing it with bath, then when bath sample is comparing with the CE meter, then the values are different. And after comparing with the final results, then the final result of chill coin and the CE meter, the recovery is 1%. It is standard. But when we are comparing it, the results are erratic. Why it happens, sir? You're talking about which elements, specifically carbon? Specifically silicon. We are going with CMO grade. Okay. So you're getting more silicon in final than what you are expecting, isn't it? We are getting final silicon near about 4%, and our CE meter value is near about 2.8 to 2.6 something. I think it is getting increased because from in the furnace because of late recovery or something like that. It is not related to spectrometer. You are getting more silicon, and physically you are getting it, or just sample is showing it. नहीं सर No. मेरा उनका शायद क्वेश्चन ये है कि वो अगर हीट बनाते हैं और फाइनल सैंपल लेते हैं तो उन्होंने चार्ज कैलकुलेशन के हिसाब से 4% सिलिकॉन आना एक्सपेक्ट रहता है और चार्ज 4% के हिसाब से चार्ज कैलकुलेशन भी किया रहता है फिर भी सी मीटर 2.5 या Yes, sir. 2.8 दिखाता है Okay. और स्पेक्ट्रोमीटर Yes, sir. 4% को 4% दिखाता है। यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ सर बरोबर। अभी हम जब हीट बनाते हैं ना तभी नॉर्मली फाइनल को हम 4% टारगेट करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रो में रिजल्ट्स बराबर दिखाते 2.95 समथिंग दिखाते रिजल्ट। लेकिन जब वही सी मीटर को कंपेयर करते हैं बात का सैंपल का और सी मीटर का तो रीडिंग इरेटिक होते हैं और और वो पास्ट टाइम को जब कंपेयर करते हैं वो मोर एक्यूरेट आते हैं। वो व्हाइट हैपेंस सर। हाँ सर एक्चुअली कैसा रहता है सर स्पेक्ट्रोमीटर में कार्बन का कैलिब्रेशन रेंज रहता है 0.005 से लेके 4.7 तक। यस सर। तो हाँ। इस बिटवीन जो भी आपका रिजल्ट है वो स्पेक्ट्रोमीटर में प्रॉपर आएगा वेदर इट इज कास्ट आयरन और सिमो ग्रेड। ओके सिलिकॉन का भी कैलिब्रेशन रहता है 0.005 से लेके 9% तक और सिलिकॉन तो वो रेंज में जो कैलिब्रेशन ऑलरेडी उसमें है उस रेंज में जो भी आपका सैंपल आएगा वो प्रॉपर दिखाएगा ड्यू टू कैलिब्रेशन ऑफ द सिस्टम। ओके तो आपका सी मीटर जो है
अगर आपका सी मीटर मान लो कि 3% या 2.9 तक ही कैलिब्रेट है, ओके ओके, तो इट इज चांस कि आपका जब सीमो का फाइनल सैंपल आता है जिसमें 4% सिलिकॉन है, हाँ मेजर कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कैलिब्रेशन कितना परसेंट तक सिलिकॉन का किया है वो इम्पोर्टेंट चीज जानना आपको ये है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो सी मीटर के जो भी सर्विस वेंडर है ओके उनको आप प्रॉब्लम जैसे अभी आपने बताया सेम वैसे ही उनको बताइए कि फाइनल में 4% का सिलिकॉन ये मशीन प्रॉपर मेजर नहीं कर रहा है। ओके 4 के नीचे का अगर कास्ट आयरन में 1.8 रहेगा या 2.5 रहेगा एचआरएन वगैरह में, तो वो प्रॉपर मेजर करता है, लेकिन 4% या 4% के अबाव जब सिलिकॉन जाता है तो सी मीटर प्रॉपर मेजर नहीं कर रहा है। तो ओके शायद वो इंजीनियर सी मीटर का कैलिब्रेशन चेक करेगा, अगर वो 3% तक ही रहेगा तो वो कैलिब्रेशन 5% या 6% तक बढ़ाएगा। सिलिकॉन में शायद सी मीटर में स्लोप भी एडजस्ट करना पड़ता है। ओके 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 और वो शायद अनदर आपका सही नहीं होगा। सर अनदर वन क्वेश्चन, जब हम अब अगर वो मान लो कि वो सी मीटर का वैल्यू गलत दिखाता है, अगर हम वही दोनों पैरामीटर्स फॉर बोथ फाइनल एंड बाथ सैंपल दोनों भी अगर हम स्पेक्ट्रो पे एनालिसिस करेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट होगा या वो नेसेसरी है वो सी पे चेक करना? सर मैं फर्स्ट तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास सीमो का सीआरएम है क्या? है सर। माने आपने स्पेक्ट्रोमीटर को सीमो का सीआरएम लेके क्रॉस चेक किया है कि स्पेक्ट्रोमीटर बराबर दिखा रहा है एज कंपेयर टू सीआरएम? हाँ किया है। हाँ, तो अगर स्पेक्ट्रोमीटर सीआरएम के हिसाब से, सीमो के सीआरएम के हिसाब से अगर सीमो के लिए प्रॉपर चल रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं है, आप स्पेक्ट्रो पे भरोसा कर सकते हैं। और सर even in cast and agent also people are believing on spectrometer only. They are just cross checking their carbon in ferrolab. They are not going for even silicon reading in the ferrolab. They are just cross checking the whether what is the carbon in C meter, what is the carbon in spectrometer, and they also correlate in 3 or 4 hits, and then they stop using C meter and concentrate on the spectrometer. So it is always better to use spectrometer to reduce the range of your alloy element. That will help you in reducing your cost. Okay. Otherwise, there is no issue in taking the spectrometer of say 20 lakhs or 30 lakhs and keep using ferrolab for the reading. Yes. Sir, can we go hello? Yeah, sir, please. Can we go with spectrometer for carbon analysis? बहुत सारा सर, आप जिसको भी सप्लाई करते हैं वो कास्टिंग, उनको तो आपका स्पेक्ट्रोमीटर का ही रीडिंग चाहिए कि कितना वो आप कॉइन भी उनको टेस्ट करने के लिए देते हो तो उनको भी वही मेटलर्जी चाहिए रहती कि इधर जो आपने टीसी में लिखा है वो वही टीसी का रिपोर्ट उधर भी आना चाहिए। ओके तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% आप स्पेक्ट्रोमीटर पे ही जाओ, लेकिन दोनों भी चीज आप फॉलो करो, सी मीटर और स्पेक्ट्रो। फाइनली तो आपको स्पेक्ट्रो का ही रिजल्ट भेजना है कास्टिंग के साथ। यस सर, लेकिन वो स्टैंडर्ड में दिया रहता है ना वो कि कार्बन के लिए मोस्ट प्रीफर सी मीटर, देन या उसका I will interrupt in between. I think the provision of this webinar or the reason why this webinar has been conducted is only for that, to remove that fear from your mind. If you follow all the processes which are been told in the webinar or in the presentation, if you go ahead with all this precaution, I think your carbon reading will be almost equal to your ferrolab reading. Okay. You have to follow all these instructions, all these practices, best practices which we have shown. If it is been followed, I think your carbon in the spectro and in the carbon in the ferrolab will be almost equal. It may be vary in 0.1. Your question, what will you say? I think you continue with the spectrometer reading
and I think you keep one register or some document where Yes, yes. they shift, you validate 5 samples with your spirolab and C-meter, and you validate those readings, adjust your spectrometer accordingly, and you continue with the spectrometer. If your Okay, customer okay. comes and asks you, you can show that document that yes, we are doing this validation of spectrometer carbon and ferrolab carbon. We validate, we adjust our spectrometer accordingly, and you run the spectrometer for the future. Similarly, Okay. you can also take those spectrometer coins and go outside. At least Yeah. once in a week, you can make one third-party inspection, and you can show the result that yes, we have 3.4 carbon in-house. We have validated it outside spectrometer. It was 3.38, so it is matching. If you Okay, give okay, such kind of document to your customer, he will also agree. okay, okay, okay. Isn't it, Rohit? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Thanks, Yes. sir. Yes, thank you, sir. Thank you. Yes, Okay. Sachin. Sachin, हॅलो. go ahead. हा सर, माझा एक प्रश्न होता की आपण मगाशी म्हणलं की कॉइनचं चिलिंग इम्पॉर्टंट आहे. Yes. हॅलो. Yes, go ahead. तर माझा प्रश्न असा होता की आपण नंतर परत ते ग्राइंड करणार. बरोबर. बरोबर. तर त्या कॉइनचं टेम्परेचर साधारण काय असलं पाहिजे? तसं काय Before आहे we का? put it on the stand, isn't it? होल्डर. हा. होल्डर वरती ठेवताना त्याचं टेम्परेचर काय असायला पाहिजे? करेक्ट. हा, बरोबर. एक्चुअली सर, मॉडल के हिसाब से, स्पेक्ट्रोमीटर का मॉडल के हिसाब से हर एक का स्पार्क स्टैंड का डिजाइनिंग अलग अलग रहता है, जो कि कोई स्पार्क स्टैंड का डिजाइनिंग ऐसा रहता है कि आप 50 डिग्री तक वो जो स्पार्क स्टैंड का जो भी प्लेट है या उसके अंदर जो भी सिरेमिक वगैरह यूज किया है वो सस्टेन हो सके. वेट के हिसाब से भी कोई स्पार्क स्टैंड का डिजाइनिंग 5 kg तक रहता है कि आप 5 kg तक का लोड स्पार्क स्टैंड पे रख सकते हो. इट्स डिपेंड अपॉन विच स्पेक्ट्रोमीटर यू आर यूजिंग. इसलिए हमने जो अभी स्लाइड में एक स्लाइड रखी थी कि स्पेक्ट्रोमीटर सिलेक्शन. ओके, आपका जब सैंपल थ्रूपुट ज्यादा होगा, सपोज आपके पास 3 फर्नेस है और उसका 40 मिनट के अंदर हर एक फर्नेस का, हर एक पॉट का 2 या 3 सैंपल आ रहा है, तो 40 मिनट में आपका 8 या 9 सैंपल क्रिएट हो सकता है. तो आप थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, गरम गरम ही रखेंगे. ओके, तो वो जो सैंपल थ्रूपुट है, जितना सैंपल आपका ज्यादा आएगा, उससे जो हीट बढ़ेगी, सैंपल की खुद की हीट बढ़ेगी, उस हिसाब से स्पेक्ट्रोमीटर का डिजाइनिंग भी रहता है. तो सिंपल वे अगर कहा जाए तो मैक्सिमम 50 डिग्री, बिलो 50 डिग्री आपका सैंपल का ये चाहिए टेम्परेचर, और मैक्सिमम सैंपल का वेट 5 kg. कभी कभी कास्टिंग भी रखना पड़ता है, तो स्पार्टन का डिजाइनिंग कोई कोई मॉडल में 5 kg तक सस्टेन कर सकते हैं, ऐसा डिजाइनिंग होता है. इम्पोर्टेंट ये है कि सिलेक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर मॉडल. Okay, thank you. Yes, one more important thing, I think it should not be having any moisture, isn't it? हाँ. Okay. तो सबसे important है. Thank you. Okay. Thank you, sir. Mr. Rajesh. Yes, Mr. Rajesh. सर राकेश, गुड इवनिंग सर. सर मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ सर. हाँ बोलिए सर. हाँ, रोहित सर से क्वेश्चन था सर कि इन्होंने बोला कि ये जो 50 माइक्रोन या 15 माइक्रोन, वो जो हम लोग स्पेक्ट्रो करते हैं, वो हम समझ नहीं पाए. जो स्पेक्ट्रो करते हैं वो 50 माइक्रोन या 15 माइक्रोन को कैप्चर करता है? 50 माइक्रोन. थिकनेस की बात कर रहे हैं सर? नहीं, the layer which has been taken for the spark by the spectrometer. थिकनेस 50 माइक्रोन रहता है और डायमीटर 4 mm के आसपास डायमीटर रहता है और थिकनेस रहता है 50 माइक्रोन.
यस सर थिकनेस 5050 micron or diameter of the spot is near about 4 mm. यस सर सेकंड क्वेश्चन सर, जो आपने जो कॉइन को ठंडा करने के लिए आपने सैंड में डीप करने के लिए बोल रहे हैं, तो वेट सैंड में करेंगे कि ड्राई सैंड में करेंगे? ऑब्वियसली सर ड्राई सैंड में। स्पेक्ट्रो के लिए मॉइस्चर को आपको रोकना है। यस सर और you are doing cast iron sir? नहीं, एसजी आयरन सर, 100% एसजी आयरन। ओके सर आप ड्राई सैंड माने सैंड में करने का एक ही रीजन है कि अगर आप इमीडिएट उसको कूल करेंगे, पानी में डालो या गीली सैंड में डालो तो इमीडिएट कूल होगा, जिससे कि वो सैंपल टूट सकता है। हाँ, करेक्ट जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रेस आ है, थिकनेस कम रहता है। अच्छा सर, अभी डिस्कशन चल रहा था कि जो कॉइन का टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 50 मैक्सिमम। उससे कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन मॉइस्चर नहीं चाहिए। हाँ जी वेट नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो वेल एंड गुड, लेकिन कोई फर्नेस होल्ड रहता है, इसलिए वो फर्नेस को होल्ड नहीं रखना चाहते, इसलिए वो इमीडिएट सैंपल टेस्ट करते हैं। वहां पे बहुत जल्दी होता है सारा कुछ। उसी के लिए सर मैं एक रेकमेंड करूंगा, हर एक स्पेक्ट्रो का रूम में अगर आप कॉपर के 2 ब्लॉक रखोगे, ओके, जब भी आपका सैंपल ग्राइंड होगा, प्रोडक्शन सैंपल, और वो प्रोडक्शन सैंपल ग्राइंड होके लैब तक पहुंचेगा, इस बिटवीन अगर वो सैंपल को आप दोनों जगह से कॉपर लगाएंगे, कॉपर का ब्लॉक माने 2 कॉपर के ब्लॉक लेने हैं और उसका बीच में आपको वो सैंपल रख के स्पेक्ट्रोमीटर में लेके आना है। तो जब आप ट्रैवलिंग करोगे ना उतना डिस्टेंस, वो दोनों कॉपर के ब्लॉक सैंपल का हीट खींच लेंगे। मैं समझ गया सर, आप ये बोल रहे हैं कि जिस ब्लॉक में आपने पोर किया है वहां से कॉइन को निकाल लो और जो सेकंड ब्लॉक है उसमें फंसा करके लाना है। हाँ, माने जब आप ग्राइंडिंग करके भी स्पेक्ट्रोमीटर के ग्राइंडिंग करते समय स्पेक्ट्रोमीटर का कॉइन का टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्राइंडिंग की वजह से। हाँ जी, हीट होता है सर, हीट होता है। तो हीट वाला सैंपल आप स्पेक्ट्रो रूम में लेके जब जाते हो तो उसको 2 कॉपर के ब्लॉक में से लेके जाओ। एक छोटा कॉपर का ब्लॉक लेना है और उसके बीच में सैंडविच जैसा वो रख के लेके जाओगे तो वो कॉपर फटाफट सैंपल का हीट खींचेगा। तो स्पेक्ट्रो रूम तक पहुंचने में वो नॉर्मल टेम्परेचर तक बनेगा। यस सर। और थर्ड नंबर, हाँ सर, बोलिए सर। और आपका जो भी स्पार्क स्टैंड का होल रहता है, वो अब आप जब स्पार्क मारते हो तो स्पार्क की वजह से भी सैंपल हीट होता है। ओके, आप सपोज 3 रीडिंग लिए स्पार्क मार के, 3 बार आपने स्पार्क मारा तो सैंपल भी बहुत गर्म हो जाता है। तो आपको इमीडिएट रीडिंग होने के बाद वो सैंपल को निकाल के बाजू में रखना है और वो होल को कॉपर से ढकना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी स्पार्क स्टैंड का प्लेट है उसका भी ड्यूरेबिलिटी, उसका जो होल का साइज रहता है, बहुत स्पेक्ट्रोमीटर में 12 mm का रहता है, कोई 10 mm का रहता है, तो उसका साइज बढ़ने का चांसेस बहुत रहता है ओवर द यूज। तो उसका स्पार्क स्टैंड का प्लेट का आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलने के लिए या ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको जैसे रीडिंग हो जाता है, आपका सैंपल मेजर होके हो जाता है, तो इमीडिएट वो होल कॉपर से ढकिए, कॉपर का ब्लॉक से। तो कॉपर का जो ब्लॉक जो उसका भी कोई थिकनेस डिसाइड है का कि कितना प्लेट का थिकनेस होना चाहिए? सर 2.0 माने 25 mm और 20 mm। जो उसको उस स्पेक्ट्रो के वहां पे रख देना है उसको। हाँ, स्पेक्ट्रो के यहाँ पे 20 mm का छोटा सा ब्लॉक रखना है कॉपर का। जैसे ही आपका कॉइन टेस्ट होगा, वो कॉइन निकालना है और वो कॉपर का ब्लॉक से वो होल को ढकना है। यस। उससे वो ड्यूरेबिलिटी मिलेगी अच्छा प्लेट की। वो इसलिए ढक रहे हैं कि वहां वो ठंडा कर रहा है उसको। हाँ, वो कॉपर प्लेट का हीट खींच रहा है
वैसे ही वो आपका कॉइन जब लाते हो तो कॉपर में से लेके आओ, वो भी कॉपर कॉइन का हीट खींचेगा। यस सर। जब एक आपसे क्वेश्चन किए थे भाई साहब लोग, उन्होंने बोला कि जब हम कॉइन को हम ग्राइंडिंग करते हैं तब ब्लैक डॉट दिखता है, तो वो हम भी फेस करते हैं। तो जो मुझे हम उसको ऑब्जर्व किए हैं कि जो मेटल जब पोरिंग करते हैं तो जब पॉलिश करते हैं तो उसे मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैक ग्रेन जैसा दिखता है, ग्रेन। और वो चीज जो है कभी कभी मुझे महसूस होता दिखता है। और हम जब कंपोनेंट को भी जब मशीनिंग करते हैं तो सेम टाइप का ही ग्रेन किसी किसी कंपोनेंट में भी दिखता है। जैसे हम लोग अपना आपस में टेक्निकल पर्सन हम लोग टीम डिस्कस करते हैं कि जैसे लग रहा है कि कार्बन जो है डाइल्यूट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो वो चीज तो नहीं ना है सर कॉइन में। मुझे वही लग रहा है। मैं एक्चुअली वो टाइम पे भी बात करने वाला था कि अगर कार्बन आपका डिसॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि होमोजेनियस सैंपल आपका होमोजेनियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो भी मटेरियल डाला हुआ है, सिलिकॉन है, कार्बन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इट शुड बी प्रॉपर्ली डिसॉल्व होने के बाद में सैंपल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है, आई थिंक वन ऑफ द रीजन। तो वो जो हम फेस से हम करते हैं सर, तो जब भी कोई कंपोनेंट बनाने के बाद हम AgRn 100% AgRn की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जो हमारा जो कंपोनेंट का जो पार्टिंग लाइन से टॉप फेस में ही दिखता है, बॉटम फेस में नहीं दिखता है। बॉटम फेस का सरफेस बिल्कुल क्लीन होता है, जो ब्लैक मार्क डॉट नहीं दिखता है। इंक्लूजन ऊपर ही आएगा। हाँ, और कई बार बॉटम फेस में भी दिखता है, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 30-70 का रेशियो 30% नीचे दिखता है, टॉप में 70% दिखता है। अनडिसॉल्व कार्बन हो सकता है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ। यहाँ पर देखना बताना मुश्किल है जब तक वो कास्टिंग नहीं दिखते या फिर सैंपल नहीं दिखते, बट इट मे बी कार्बन व्हिच इज अनडिसॉल्व। जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सीलेंट प्रोग्राम है सर आपका। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, लास्ट क्वेश्चन। यस, हेलो गो अहेड सर। आयुष पटेल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कई बार स्पेक्ट्रो सैंपल चेक करने के बाद क्वेश्चन मार्क आता है, कार्बन एलिमेंट, समथिंग सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम, तो उस टाइम क्या होता है? सर पहले तो आपको वो टाइम जब आप स्पार्क मारते हो, स्पार्क मारने के बाद अगर वैसा होता है तो आपको पहले स्पार्क का क्वालिटी चेक करना पड़ेगा कि वो क्वालिटी ओके आ रहा है कि नहीं, बर्निंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। स्पार्क का क्वालिटी बर्निंग होता है प्रॉपरली, लेकिन वो सम एलिमेंट्स क्वेश्चन मार्क दिखाता है, और वो कभी कभी शिफ्ट में 2-3 बार ऐसा कुछ सैंपल का होता है, लेकिन रिपोर्ट कैसा देने का वो कंफ्यूजन में रहता है हम लोग। फिर बोलता है उसको दूसरा सैंपल निकाल के लाओ, तो क्या होता होगा उधर? मेरे ख्याल से सर, अगर आपका बर्निंग का क्वालिटी अगर अच्छा है, सॉरी डक्टाइल आयरन में सर, हाँ डक्टाइल आयरन AgRn में आपका बर्निंग का क्वालिटी अगर कंफर्मली अच्छा है ऐसा हम मान के चलेंगे। बर्निंग का क्वालिटी अच्छा है माने उसका जो भी लाइट का डेटा है वो ऑप्टिक्स के अंदर प्रॉपर चला जा रहा है, ऑप्टिक्स कैलकुलेट कर रहा है, और जब परसेंटेज में दिखाने की बारी आती है तो वो दिखा नहीं पा रहा है, पर क्वेश्चन मार्क या लेस देन ग्रेटर देन दिखा रहा है। तो वैसे ही दिखा रहा है, और उस फिर पलटी मार के उसको घिसा ना तो भी वो कभी कभी दिखाता है, कभी कभी दिखाता नहीं। सर एक्चुअली कैसा रहता है, दो माने ये स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी रहता है। अभी सपोज आपका इंस्ट्रूमेंट 2 डिटेक्टर का या सिंगल डिटेक्टर का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो स्पेक्ट्रोमीटर में ये खासियत रहती है कि एक ही डिटेक्टर 3-4 बार
वर्क करता है। माने अभी सपोज जब लाइट अंदर जाती है तो वो डिटेक्टर 4-5 एलिमेंट मेजर करता है और बाद में एक शटर करके रहता है, उधर टक करके आवाज आता है, वो शटर नीचे जाता है और दूसरे 4-5 एलिमेंट मेजर करता है और शटर ऊपर आता है, तीसरे 4-5 एलिमेंट मेजर करता है। तो उस दरमियान अगर आपका शटर का फंक्शनिंग बीच में अटक गया या प्रॉपर नहीं हुआ तो ये आपको स्पेसिफिक एलिमेंट का वेरिएशन लेस देन ग्रेटर देन दिखाने का चांसेस है। इट इज अ प्रॉब्लम ओनली ऑफ द मशीन, और मशीन में कौन सा पार्ट, एक शटर रहेगा या उसका जो भी कैलकुलेशन करने वाला जो भी बोर्ड है, डाटा एक्विजिशन बोर्ड, वो डेटा एक्विजिशन बोर्ड का भी माल फंक्शनिंग रहेगा तो भी वैसा वो बिहेवियर कर सकता है मशीन। तो बेसिकली वो मशीन का ही प्रॉब्लम है, आपका यूज का प्रॉब्लम नहीं है या आपका सैंपल प्रिपरेशन का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सोच रहे थे क्या वो सैंपल लेने वाला आदमी बराबर लेता है कि नहीं, ये थोड़ा कंफर्म करने के लिए हम लोग या तो वो बराबर आता है। बर्न स्पॉट अगर प्रॉपर आता है तो वो सैंपल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है क्या? और सर एक दूसरा क्वेश्चन था सर, ये जो मशीन बना है ना उसको चिल सैंपल ही क्यों लगता है ऐसा? वो कास्टिंग का दिखाया तो रॉन्ग दिखाता है वो। बराबर। Actually, sir, spectrometer is designed for only to check the chill sample only. उसका रीजन क्या है? वही है कि होमोजेनियस। I think it is checking combined carbon only. That is why it is required chill carbon. अगर आपका सैंपल चिल नहीं रहेगा तो it will also show free carbon, और free carbon दिखाएगा तो आपके रीडिंग गलत आएंगे। So I think that is why it is required chill sample, because it only takes combined carbon. और अगर आप कास्ट पीस चेक करने जाओगे ना तो पहली बात यह है कि कास्ट पीस को वो बर्न स्पॉट आएगा ही नहीं प्रॉपर। आप कास्टिंग का पीस अगर चेक करने जाओगे तो पहली चीज वो बर्न करने के लिए उसको बहुत तकलीफ होगी। अगर बर्निंग नहीं होगा तो लाइट अंदर प्रॉपर नहीं जाएगी, और लाइट अंदर नहीं गई तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। नहीं दिखाता ही नहीं वो, समथिंग सम एलिमेंट दिखाता है, लेकिन वैसा करके देखा था लेकिन वो दिखाता नहीं वो वैसा। हाँ एग्जैक्टली, जो 200 नैनोमीटर के ऊपर के एलिमेंट है, माने मैंगनीज है, कॉपर है, क्रोम है, निकेल है, मॉली है, ये सब एलिमेंट आपको दिखाएगा प्रॉपर। लेकिन ऐसा कुछ नया रिसर्च हुआ है क्या ऐसा जो कास्टिंग का दिखाता है, ऐसा कुछ पेपर निकल है क्या अभी? हाँ सर, ब्रूकर है वन कार्बन सल्फर कंबशन मेथड मशीन, कंबशन मेथड एनालाइजर। उसमें आप कास्ट पीस का थोड़ा सा चिप्स निकाल के वहां पे क्रूसिबल रहेगा, वो क्रूसिबल के अंदर कास्ट पीस का आपका जो भी चिप्स है वो रखिए, मशीन वो कंबस करके आपको विद इन 2 मिनट हाईली एक्यूरेसी रिजल्ट देगा। वी कैन मेजर फ्रॉम 1 ppm to 6%। ब्रूकर में वो मशीन ऑलरेडी है। ओनली कार्बन एंड सल्फर ना? हाँ, कार्बन एंड सल्फर, जो कि आप कास्ट पीस का एज इट इज हाईली एक्यूरेसी मेजर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, thank you everybody for your good response and a lot of interactive session, lot of question answers, and thank you Rohit for your time and your great support. I am very much thankful to you for your great support to me for this webinar and for the question answer session as well. It was very long question answer session but very interactive one. So I hope everybody has got a lot of knowledge, lot of energy from it, and thank you very much for joining us. So have a safe and healthy life ahead. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, Rohit. Thank you.